Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang and I welcome you all into our first ever lecture for the preparation of ECAT. Dear cadets, I am here to teach you physics. So we will start from the chapter number 1. Dear cadets, the first thing we will start from the definition of physics. Physics is the branch of science which deals with the study of matter, energy, force and motion. तो फिजिक्स के अंदर जो जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, जिसमें आप फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, वो तमाम चीज़ें मिलके आपके पास क्या बनाती हैं? फिजिक्स बनाती हैं। जो साइड पे आपको नज़र आ रही है मेजर डिसिप्लिन, तो ये सारे डिसिप्लिन मिलते हैं तो आपके पास जाके फिजिक्स बनती है। फिर इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स आपके पास कि पहले आपके पास मेजर के बाद आगे फिर सब फील्ड्स जो है उसमें आपके पास एस्ट्रोफिजिक्स है, बायोफिजिक्स है, केमिकल फिजिक्स है, आगे सब ब्रांचेज हैं। तो जो मेन ब्रांचेज हैं वो आपके पास मेजर डिसिप्लिन है। फिजिक्स आपके पास कौन सी साइंस है? फंडामेंटल साइंस है, बुनियादी साइंस है। तो कायनात के अंदर कुछ साइंसेज जो हैं वो बुनियादी, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, अर्थ, तो ये आपके पास वो फंडामेंटल साइंसेज हैं जो पहले से आपकी कायनात के अंदर मौजूद थी। तो अब हम बात करते हैं, हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो इसमें डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स और उसके बाद ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमारे पास एक छोटी सी ड्रिल आती है इसी पैराग्राफ से रिलेटेड। तो कहता है कि इंटर डिसिप्लिन कौन सा है फिजिक्स का? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो आपके पास जियो फिजिक्स जो है वो इंटर डिसिप्लिन है। द स्टडी ऑफ नेचर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू, कितनी ब्रांचेज आपके पास? तो इसने बताया 2, लेकिन 3 ब्रांचेस भी होती हैं आपके पास। फिजिक्स भी है, बायोलॉजी है और उसके साथ साथ अर्थ है। तो जो रिसेंटली अभी चल रही है आपके पास वो 3 है, लेकिन इससे 2 गई हुई हैं, तो आप 2 या 3, तो 3 इज फार बेटर देन 2। द फिजिकल साइंस डील विद, तो तबाही मिकदारें आपके पास वो मिकदारें होती हैं जो जिंदा नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं आपके पास। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स होती हैं? तो आपने कितनी पढ़ रखी हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपने बेस पढ़ी, डिराइव पढ़ी, सप्लीमेंट्री, तो ये आपके पास 3 होती हैं। व्हाट टाइप ऑफ साइंस इज फिजिक्स? तो फिजिक्स आपके पास कैसी साइंस है? लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, जबकि एक्सपेरिमेंटल, तो फिजिक्स टोटली जो है वो बेस्ड है एक्सपेरिमेंटल साइंसेज है डियर कैडेट्स। वो ये है कि साइंसेज जो है वो एक्सपेरिमेंटल होती हैं, मुशाहिदे और तजर्बे से मार्ज़ वजूद में आती हैं साइंसेज। तो लिविंग और नॉन लिविंग तो बहुत बड़ी चीज़ रह गई ना, उसके आगे फिर जब आप बेस में चलते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट से करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल। हाई एनर्जी फिजिक्स इज द फिजिक्स ऑफ न्यूक्लियस भी नहीं, न्यूक्लियस जब टूटता है तो आपको एनर्जी मिलती है, तो आपके पास न्यूक्लियस जब मजीद ब्रेकअप होता है तो आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल, एक एटम और एटम के आगे मजीद छोटे पार्टिकल, तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो आपको एनर्जी देते हैं। द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक इन विच ऑब्जेक्ट मूव विद लेस देन सी, अब यहाँ पे सी जो इसने लिखा है इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। तो कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज तो जाने से रही, तो रिलेटिविस्टिक जो लफ्ज है इसका मतलब है मिलना, पहुंचना, रिलेट करना। तो फिर रिलेट करने से ये मुराद है कि वो चीज़ें अप्रोच टू सी, डी ऑप्शन है कि वो चीज़ें आप स्टडी करते हो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। मैकेनिक मोशन को कहते हैं, रिलेटिविस्टिक रिलेट करने से लफ्ज निकला है। तो ऐसी मोशन जिसमें आप रिलेट करते हैं, किसको रिलेट करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट को रिलेट करते हैं। ऐसी मोशन जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं? आप स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहे होते हैं। 8, द मोशन विदाउट कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉजेज इज, मैकेनिक्स में तो कॉजेज होती हैं, जो फर्स्ट बिल्कुल 9th क्लास की पहली डेफिनेशन है मैकेनिक्स, मैकेनिक इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉजेज होती हैं। तो काइनेमेटिक्स भी आपके पास स्टडी ऑफ मोशन है लेकिन विदाउट इट्स कॉजेज। उसके बाद ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। और नंबर 10 है द स्टडी ऑफ फिजिक्स डील विद, स्टडी ऑफ फिजिक्स लॉ ऑफ मोशन भी होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस भी पढ़ते हैं, फोर्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, तो ऑल ऑफ द अबव, तो सारी की सारी चीज़ें आप स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास पहले जो फिजिक्स की डेफिनेशन थी, फिजिक्स की डेफिनेशन के बाद आपके पास फिजिक्स और फिजिक्स की डेफिनेशन और डेफिनेशन से रिलेटेड ये ड्रिल थी जो पहले पैराग्राफ दिया गया, उसको पढ़ने के बाद ये ड्रिल इजीली सॉल्व हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है
डियर कैडेट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसा कि हमने स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ होती हैं। जबकि हम अगर सिस्टम इंटरनेशनल की बात करें तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर हम आपके पास जो है वो 3 किस्म की क्वांटिटीज़ हैं, बेस है, डिराइव और सप्लीमेंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो ना तो फॉल करती हैं बेस के अंदर, ना होती हैं डिराइव। तो ये आपके पास जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, ज्योमेट्री में इस्तेमाल होती हैं। ये है रेडियन और स्टेरेडियन। आपके पास सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ हैं अभी तक, एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो प्लेन एंगल आपके पास 2 डायमेंशनल होता है जिसमें लेंथ और विड्थ होती है। जबकि अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें सॉलिड एंगल की, लेंथ, विड्थ, हाइट, तो जब जिस एंगल में 3 क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया जा रहा हो वो आपके पास सॉलिड होता है। तो जो रेडियन होता है वो RAD, जो कि स्टेरेडियन होता है वो आपके पास SR से आप डिफाइन करते हैं। उसके बाद इसने फार्मूला बताया। अब इस फार्मूले की बात करें अगर आप, तो फार्मूले के अंदर आपके पास स्टेरेडियन के थीटा आपके पास जो है वो एंगल को डिफाइन करता है। ST आपके पास कौन सा एंगल, स्टेरेडियन का एंगल है। उसके बाद आप स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि ये जो एंगल होता है ये मैंने आपको इस तरह बना के दिखाया था, ये त्रिकोण होता है, इसमें एक रेडियस ये होता है, एक रेडियस ये, 2 रेडियस मिल जाते हैं और ये आपके पास सर्कुलर जो डिस्टेंस बनता है ये आपके पास एक सर्कमफेरेंस होता है S के बराबर, और K आपके पास जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो उसके अलावा K की वैल्यू हम क्या लेते होते हैं, वो अमूमन आप 1 लेते हैं। इसने अगली लाइन में 2-3 लाइनें छोड़ के बता दिया। तो ये आपके पास ST इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये आपके पास वैसे तो S इक्वल टू R थीटा भी होता है, लेकिन वो आपके पास प्लेन एंगल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सॉलिड के लिए आपके पास R स्क्वायर का। डियर कैडेट, जैसे आपको मैंने बताया कि डिराइव क्वांटिटीज आपके पास जो भी मौजूद 4 क्वांटिटीज हैं, जिसमें फोर्स आपके पास M में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद वर्क की बात करें तो F.D न्यूटन मीटर भी आप कह सकते हैं, Nm भी आ सकता है क्योंकि फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर यूनिट होता है। पावर P से और प्रेशर भी P से डिनोट होता है, लेकिन पावर जो है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। वर्क का F.D न्यूटन मीटर डिवाइड बाय टाइम, T ऊपर आएगा पर सेकंड हो जाएगा, और आपके पास जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, जबकि वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। ये भी आपको साथ साथ याद रहना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नई चीज़ आ रही है जो कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्वांटिटीज। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्वांटिटीज के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। एक्सटेंसिव क्वांटिटीज, अ क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एक्सटेंसिव, वो मिकदार जिसे आप एक्सटेंसिव कहते हैं, व्हेन इट मैग्नीट्यूड इज एडिटिव फॉर सब सिस्टम। अब ये इसने थोड़ा सा मुश्किल करके बता दिया कि वो मिकदार होती है एक्सटेंसिव क्वांटिटी, व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड, जो इसका हुजम, जब आप किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसका जो साइज है उसको भी आप साथ लेके एक्सप्लेन कर रहे हो। जबकि इंटेंसिव क्वांटिटी या क्वांटिटी इज कॉल्ड इंटेंसिव व्हेन द मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट, जबकि मैग्नीट्यूड का जिक्र ना हो रहा हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्सटेंसिव क्वांटिटी क्या होती है और इंटेंसिव क्या होती है डायग्राम की मदद से। एक्सटेंसिव क्वांटिटीज जो होती हैं ये आपके पास मैग्नीट्यूड के ऊपर इनसार करती हैं, किसी भी चीज़ की मिकदार के ऊपर इनसार करती हैं, साइज के ऊपर इनसार करती हैं। इंटेंसिव क्वांटिटीज आपके पास जो होती हैं ये किसी भी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ के भी साइज के ऊपर जो है वो इनसार नहीं कर रही होती। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक गिलास है, जिस गिलास के अंदर कितना पानी है, 500 ग्राम आपने पानी लिया है। अब मैं इस गिलास को उंडेलता हूँ, इस गिलास के अंदर आधा पानी निकाल देता हूँ, उधर कितना बच जाएगा 250 ग्राम, इधर कितना बच जाएगा 250 ग्राम। अब दोनों में पानी सेम हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, इनके मैस की बात करूँ तो वहाँ पे मैस क्या उतना ही रहा, नहीं कम हो गया। यहाँ पे मैस 250 हो गया तो वहाँ पे 500 तो नहीं रहा, वहाँ पे कम हो गया। तो अब साइज कम हो गया। तो जब साइज जो है ना किसी चीज़ का भी आप साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, साइज को मैग्नीट्यूड को लेकर किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें आप मैग्नीट्यूड से आज़ाद ना हो सकें, वो आपके पास एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है। इंटेंसिव क्वांटिटी, अब मैंने एक गिलास लिया जिसके अंदर पानी था, उस पानी का टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री। अब मैंने उसमें से आधा पानी निकाला और आधा पानी निकाल के इस गिलास के अंदर डाल दिया। अब क्या टेम्परेचर के अंदर चेंज आती है? नहीं, उधर भी 25 डिग्री टेम्परेचर था, इधर भी 25 डिग्री टेम्परेचर है। तो ऐसी क्वांटिटी जो जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड का कोई असर ना हो, जो इंडिपेंडेंट हो मैग्नीट्यूड से, तो वो आपके पास इंटेंसिव क्वांटिटी होती है, और जो इंडिपेंडेंट ना हो वो आपके पास एक्सटेंसिव
क्वांटिटीज़ होती हैं। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से बता दूं कि ऐसी मिकदारें जो मैग्नीट्यूड में इंहसार करती हैं वो एक्सटेंसिव, जो मैग्नीट्यूड में इंहसार नहीं करती, जो साइज़ पे मिकदार के ऊपर इंहसार नहीं करती, वो आपके पास इंटेंसिव क्वांटिटीज़ होती हैं। आल्सो फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी क्लासिफाइड एज नीदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव। फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम, एरिया, फोर्स, लेंथ और टाइम, ये ना आपके पास एक्सटेंसिव होते हैं और ना इंटेंसिव होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए। फिर आपके पास आगे ड्रिल है कि विच सेट ऑफ यूनिट इंक्लूड द सप्लीमेंट्री। तो ये जो सबसे पहले किलोग्राम, एम्पेयर और स्टेरेडियन, ये सारी की सारी आपके पास कौन सी बनती हैं, विच सेट ऑफ यूनिट। तो ये आपके पास बन जाती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स बन जाते हैं। वैसे तो सप्लीमेंट्री यूनिट आपके पास जो है वो स्टेरेडियन वाले होते हैं, लेकिन और कहीं पे भी आपके पास स्टेरेडियन और रेडियन का जिक्र नहीं है। तो वो फर्स्ट वाले में ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैसे तो नन जो है वो भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटी। बी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंगल इन अ प्लेन। अब ये देख लें, प्लेन आपके पास रेडियन होता है। उसके बाद लाइट ईयर, लाइट ईयर वो आपके पास फासला होता है जो रोशनी एक साल अगर चलती रहे तो कवर करती है। चलते रहना, तो ये आपके पास डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया लेते होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरीज भी एनर्जीज की होती है, जॉल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का है, वाट पावर का होता है, तो वाट करेक्ट है। द यूनिट ऑफ फोकल पावर, तो फोकल लेंथ या फोकल या जो लेंस के बारे में आप यूनिट लेते हैं वो डायोप्टर लेते हैं। 1 किलोमीटर का स्क्वायर, 1 किलोमीटर का स्क्वायर बच्चे देखें 1 किलो और मीटर, तो किलोमीटर ये आप साइंटिफिक नोटेशन में ये चीज़ें रूल पढ़ चुके हैं कि अगर स्क्वायर एक पे लगाओ तो उसका मतलब होता है दोनों पे है। तो किलो का भी और मीटर का भी स्क्वायर, किलो का स्क्वायर क्या होता है 10 की पावर 3 और ऊपर 2, 3 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 6। 1 × 10 की पावर 6 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी बनता है, लेकिन बी में भी उसने मीटर के स्क्वायर को इग्नोर किया हुआ है, वो नीचे सेंटीमीटर पे चला गया। प्लाज्मा फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा स्टेट इज द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डायमेंशन के बारे में। डायमेंशंस जब भी आप लेते हैं तो आप 3 क्वांटिटीज मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, लेंथ, मैस और टाइम। लेंथ के लिए कैपिटल एल का इस्तेमाल होता है, मैस के लिए एम का और टाइम के लिए टी का इस्तेमाल होता है डायमेंशंस को लेते हुए। उसके अलावा इसके साथ यहाँ पे एक ड्रिल दी गई है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डायमेंशन लेस, किसकी डायमेंशन नहीं है, तो सारों की है तकरीबन। बात करते हैं तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय टी होती है। अब थीटा आपके पास एंगल होता है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो टी आपके पास टाइम है तो माइनस टी आ गया। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लाइट ईयर, तो लाइट ईयर का आपके पास डायमेंशन क्या होती है, तो इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ एल। डियर कैडेट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशनल फार्मूला m1t-3। अच्छा, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होती, डेंसिटी हो सकती है, तो डेंसिटी आपके पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो मैस आपके पास वॉल्यूम आपके पास लेंथ का क्यूब होता है, ml-3 होता है। ये क्वेश्चन उस तरीके से फिर करेक्ट नहीं है, अगर ये हो तो फिर ये डेंसिटी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज इन वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर सेम। 4 पेयर दिए गए हैं, इन 4 पेयर में से कौन सा पेयर है जिसकी डायमेंशन सेम है, तो आपके पास ये है टार का फार्मूला F क्रॉस R और F क्रॉस D। तो फोर्स डिस्टेंस होता है, यहाँ पे भी R आपके पास लेंथ का यूनिट है, तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी। उसके बाद हमारे पास है प्लैंक कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, तो इसकी डायमेंशन बराबर होती है किसके, तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम है। प्लैंक कांस्टेंट अगर आप देखें तो इसका फार्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी अगर आप ले लें mgh और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम 1/t। तो mgh mg एक्सेलरेशन lt-2 के बराबर होता है और साथ h भी लेंथ है, तो ये t ऊपर आया -1 हो गया ml² t-1। दूसरी तरफ एंगुलर मोमेंटम देखें L इज इक्वल टू R क्रॉस P, तो L R आपके पास लेंथ है और P आपके पास मोमेंटम P × V, तो L M L 2 L मिल गए, L² हो गया t-1, ml² t-1 ml² t-1, तो प्लैंक कांस्टेंट बराबर होता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम के। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
7 द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क ml स्क्वायर t माइनस 2 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, तो m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, इससे रिलेटेड आपके पास एक न्यूमेरिकल भी है, वो भी अगर आप कर लें तो वो भी बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 9 द फंडामेंटल यूनिट व्हिच हैज सेम पावर इन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। कहता है सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी इनके अंदर कहता है एक फंडामेंटल यूनिट ऐसा है जिसकी पावर सेम है। तो ये देखें आपके पास एक तरफ जो है वो विस्कोसिटी है m l माइनस 1 t माइनस 1, दूसरी तरफ आपके पास आ जाता है सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का डायमेंशन लगाएं और लेंथ से कट जाता है तो m t माइनस 2। तो अब आपके पास एक तरफ विस्कोसिटी दूसरी तरफ सरफेस टेंशन, तो ये आपके पास इनके अंदर एक फंडामेंटल यूनिट क्या है मैस, तो ये आपके पास दोनों में बराबर होता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे अभी आपको बताया रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड से क्या मुराद है 1 डिवाइडेड बाय t, तो t ऊपर आएगा तो t माइनस 1 हो जाएगा। डियर कैट्स हमारे पास जो लास्ट ड्रिल है इसमें हमारे पास रेडियन कैसा एंगल होता है 3 डायमेंशनल 1 ईयर इज इक्वल टू, तो 3.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर आपके पास कैसे ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर, m अगर हो 1 kg, c आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर भी है ऊपर, तो 3 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 16 हो जाएगी, तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 जाऊँ जे नहीं लिखा हुआ साथ ही आप अपने पास नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास है ऐसा यूनिट ऑफ हीट जॉल होती है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी मजबूती किसी चीज़ की भी दबाव जो आपके पास पड़ रहा होता है सख्ती, तो आपके पास का फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसके अगर डायमेंशन बना के आप देखें तो ये आपके पास मैंने बना दिया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 बनती है। पार्टिकल फिजिक्स, तो ये पार्टिकल ऑफ मैटर से लाजमी बात है, पार्टिकल से ही पार्टिकल फिजिक्स जो है वो रिलेट करती है। तो ये बी बेस क्वांटिटीज मोस्टली स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट रेडियन एस्टैब्लिश टू मेजर, तो मैंने आपको अभी बताया ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज, तो ये जरा क्वेश्चन समझें। न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं मैस, ठीक। मैस को अगर मेजर करें आप तो मिसाल के तौर पे 5 और इसका यूनिट क्या होता है केजी। तो मैस आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है और केजी इसका यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 है, फिजिकल क्वांटिटी मैस है, तो ये क्या होता है यूनिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंडिपेंडेंट होता है या इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इनवर्स बनता है, इनवर्स कैसे बनता है, ये इसका यूनिट है केजी, मैस ये है, तो 5 क्या है, तो 5 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल बनता है इनका। ये देखें ना कि ये आपके पास केजी और ये 5 इस तरफ आ गया तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाता है। लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, तो लेंथ जो है आपके पास मेजर नहीं हो सकती। तो फेर्मी आपके पास यूनिट से हो सकती है, माइक्रोन लाइट ईयर से हो सकती है, तो डी बाय जो है आपके पास इससे नहीं हो सकती। पिक आउट द रॉन्ग पेयर, चार्ज कूलम टेम्परेचर थर्मामीटर और सारे ठीक हैं, चार्ज और कूलम ये एक जैसे हैं, मतलब चार्ज को कूलम इसका आपके पास यूनिट बनता है, तो जबकि दूसरे आपके पास यूनिट नहीं दिए। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपके पास वेबर, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो स्मॉलेस्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल पे जब आप जाके किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं वो फर्मी से करते हैं, साइंटिस्ट का नाम है, तो ये उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। तो डियर कैडेट्स ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो उसके बाद इसकी जो भी आपको ड्रिल दी गई है ये कम्प्लीटली आपने तैयार करनी है, इसको याद करना है, और इसके साथ साथ जो टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया इसकी पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनेशन है ये आपने मुकम्मल तैयार करनी है। तो इसके साथ ही हम फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। डियर कैडेट्स अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आपको पता है वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो ये सारी वही बेसिक चीज़ें हैं। पहले हम सबसे पहले चलते हैं हमारी जो सबसे पहली ड्रिल है
पेज नंबर 153 के ऊपर, उस पर मूव करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, तो ये आपके पास बी ऑप्शन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपकी बुक के पहले पेज के ऊपर जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर की बुक का, उसके पहले दूसरे पेज के अंदर ये सारी चीजें गिवन है। एडिशन ऑफ वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव लॉ, तो ये सारे लॉज को ओबे करता है। ए, बी एंड सी तीनों करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, द नंबर में बी डायमेंशनलेस, स्केलर और नेगेटिव, तो ये सब के साथ हो सकता है। किसी भी वेक्टर को आप डायमेंशनल स्केलर हो, वैसे तो स्केलर के साथ ऐड नहीं हो सकता, ये हम पढ़ चुके हैं, या उसके साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं बनता। लेकिन जब डायमेंशनल स्केलर का मतलब है कि जिसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, तो ऐसी स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन आ जाए तो वो वेक्टर हो जाती है। ये तीनों के साथ हो सकता है। नंबर 4 है, नल वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज न तो डायरेक्शन न मैग्नीट्यूड, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, कौन सी क्वांटिटी इसमें वेक्टर है, तो ये आपके पास है फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मोमेंटम, टाइम, वर्क, हीट, और तो मोमेंटम आपके पास है। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर, तो हमारे पास स्केलर काइनेटिक एनर्जी है। एलिमेंट्री एरिया, वेट ऑफ अ बॉडी, वेट डाउनवर्ड होता है, विंड के अंदर आपके पास डायरेक्शन होती है। एलिमेंट्री एरिया, तो एरिया बी आपके पास जो है वो कभी कभार वेक्टर हो जाता है, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन में भी, और मैग्नेटिक मूवमेंट तो वैसी मोशन होती है तो उसमें भी। तो जिसमें नहीं होती आपके पास डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी होगी। प्रेशर इज अ, तो स्केलर है। फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर टू बी मैक्सिमम, द एंगल बिटवीन देम शुड बी, कितना होना चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड आप मैक्सिमम रखना चाहते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो, और दोनों की अगर डायरेक्शन आपके पास सेम होगी, एक इधर है तो दूसरा भी इसके साथ होना चाहिए, तो इस तरह दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये 0 होना चाहिए। उसके बाद आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ द सेट ऑफ 3 वेक्टर ऑफ सेम टाइप आर गिवन बिलो, the magnitude of set of 3 vector of same type are given below, the resultant of which set can not be 0। अब 4 दिए गए हैं ऑप्शन, उन चारों ऑप्शन में कहता है कि कौन सा ऐसा सेट है जिसका जवाब 0 ना आए। पहले का आ सकता है कि एक आपके पास तीनों अलग अलग 90 डिग्री पे आ जाए, तो cos 90 में 0 हो सकता है। 10 10 20 दूसरा ऑप्शन है, 2 10 पॉजिटिव हो, एक 20 नेगेटिव हो, तो भी 0 हो गया। फिर 10 20 10, तो ये भी वही चीज हो गई। जबकि तीसरा जो है 10 20 40, तीनों अलग अलग आपके पास वेक्टर्स बनते हैं, तो ये आपके पास इनका जवाब जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो डी जो है ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, टू फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इनका रिजल्टेंट बनाते हैं। रिजल्टेंट के लिए आप क्या करते हैं, एक तरफ F1 का स्क्वायर, दूसरी फोर्स को आप कंसीडर कर लें F2। एक आपके पास हो गई 6 का स्क्वायर, दूसरी तरफ हो गया एक 8 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 6 36 64, 36 और 64 आपके पास 100 हो गए। तो रिजल्टेंट जब स्क्वायर रूट लेते हैं आप, तो आपके पास क्या आ जाता है 10 न्यूटन। तो आपके पास ऑप्शन जो दिया गया है वो 11 न्यूटन है, 11 नहीं, 11 की जगह आप 10 लिख लें। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 20। तो डियर कैडेट्स, ये जो आपके पास आंसर है, इस आंसर को आप नोट कर लें। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कहता है कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, एक ऐसी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है। इट्स वन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज 12, इसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फर्ज कर लें F1 है, दूसरा F2 है। मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट जो है ये समझ लें R है, तो R 20 है। एक आपके पास फोर्स जो है वो कितनी है 12 न्यूटन, दूसरी आपको नहीं मालूम। अब यहां पे आप क्या कर लें, दोनों साइड पे स्क्वायर ले सकते हैं। स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 400, 12 का आप लें स्क्वायर, तो ये 144 प्लस F2 का स्क्वायर, ये 144 जब इधर आ जाएगा 400 माइनस 144 इज इक्वल टू F2 का
स्क्वायर। 400 में से 144 आप माइनस करें तो ये आपके पास आ जाता है 256 इज इक्वल टू F2 का स्क्वायर। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास ऑप्शन आता है 16। तो ये 16 न्यूटन इस तरीके से। तो ये भी आप अपने पास जो है वो नोट कर लें। कैरेट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपनी ड्रिल जो कि टॉर्क से रिलेटेड है, पेज नंबर 155 पे। तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की क्या डायमेंशन हो सकती है? टॉर्क का फार्मूला R क्रॉस F। तो L इज इक्वल टू F क्या होता है? MA। तो MA MLT माइनस 2। तो डायमेंशन लीव ML स्क्वायर T माइनस 2। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइन। जब भी टॉर्क लग रही होती है किसी बॉडी पे तो उस समय क्या पता चलता है? तो चीज घूमती है, घूमने एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? मस्ट बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर खड़ी है तो रेस्ट पे हो, अगर चल रही है तो फिर उसके अंदर जो उसकी मोशन हो वो यूनिफॉर्म हो। दोनों स्टेट के अंदर चीज इक्विलिब्रियम में होती है। नंबर 4, अ बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज सेटिस्फाइंग। दोनों कंडीशन फर्स्ट और सेकंड को सेटिस्फाई करेगी तो इक्विलिब्रियम में होगी। तो सी ऑप्शन। व्हिच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सी नहीं होती? स्टैटिक डायनामिक नहीं होती। सिंपल सी बात है, कभी कभी जवाब कॉमन सेंस से भी बन जाता है। नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन? तो कौन से ऐसे दो आपके पास जो है वो पेयर है जिनकी डायमेंशन आपके पास क्या है? सेम ना हो। तो हमारे पास टॉर्क एनर्जी, मोमेंटम एंड इंपल्स एनर्जी एंड वर्क, मैस की m, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला स्क्वायर। तो आपके पास m तो है लेकिन साथ r स्क्वायर भी आ गया, तो इस वजह से ये पेयर सेम नहीं हो सकता। डी ऑप्शन करेक्ट है। अ सेंट्रल फोर्स इज दैट व्हिच, सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है? अब ये एक बॉडी है, इसके मैं सेंटर पे फोर्स लगाता हूँ, सेंटर पे जो फोर्स लगती, अगर कोनों पे लगेगी तो कोनों वाली फोर्स हमेशा घुमा देती है चीज को। अगर सेंटर पे फोर्स लगे तो सेंटर वाली फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये बी ऑप्शन है। इट इज इजियर टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील विद बोथ हैंड देन विद अ सिंगल हैंड। दो हाथों से स्टीयरिंग को मोड़ना आसान होता है एक हाथ के बजाय। तो 9th क्लास में इसका जवाब है कपल। दो हाथ जब मिलते हैं किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो कपल बनता है। तो कपल होने की वजह से स्टीयरिंग को दो हाथों से मोड़ना आसान है बजाय एक हाथ के। डियर कैडेट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो होमवर्क है आपका, जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो है स्वीट कैंडीज। स्वीट कैंडीज जो पिछले आपके टॉपिक्स हैं इनको पढ़ने के बाद इधर से हेल्प लेके आपने स्वीट कैंडीज खुद सॉल्व करनी है। यही आपकी होम असाइनमेंट होगी, जो कि जिसमें से मैं आपसे टेस्ट भी ले सकता हूँ। तो मुझे तब पता चलेगा कि आपने ये होम असाइनमेंट मुकम्मल की है कि इसके जवाब जो है वो साथ नहीं है। आपको जवाब जो है वो मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। आगे भी आने वाले जितने भी इस तरह के सवालात होंगे उनके तो आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्वीट कैंडीज आपने खुद सॉल्व करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट कर दूंगा। उसके बाद हम पेज नंबर 160 की ड्रिल पे मूव करते हैं। डियर कैडेट्स, पहला आपके पास एमसीक्यूज है। व्हेन बॉडी इज इन मोशन ऑलवेज चेंजेस। तो जब बॉडी मोशन में होती है तो उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा तब्दील होता है। वेलोसिटी जरूरी नहीं है उसकी तब्दील हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकती है, मोमेंटम सेम रह सकता है, लेकिन पोजीशन वेक्टर हर वक्त जो बॉडी जा रही होती है चेंज हो रहा होता है। A body is moving with uniform velocity, its speed changes, acceleration, direction of motion या displacement। ये भी हो सकता है कि स्पीड तब्दील ना हो रही हो, सेम हो। ये भी हो सकता है एक्सेलरेशन भी सेम हो। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी हो सकता है रोड सीधा हो ना चेंज हो रही हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहरहाल चेंज हो रहा होता है जो चीज मूव कर रही हो। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। A man is in the car moving with the velocity of 36 किलोमीटर पर घंटा। His speed with respect to the car is, एक बंदा कार के अंदर बैठा है, कार जा रही है 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, तो बंदे की वेलोसिटी क्या होगी? बंदे की सेम वही वेलोसिटी होगी जो गाड़ी वाली है। तो बंदा तेज तो नहीं जा रहा, गाड़ी के अंदर बैठा है, तो गाड़ी और उस आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक दूसरे के लिहाज से रफ्तार, तो बंदा तो गाड़ी की रफ्तार से चल रहा है, इस वजह से रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स मास। मास ही जो है आपके पास एनर्जी के अंदर मास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। डियर कैडेट्स, नेक्स्ट पेज पे आपके पास 161 पे नेक्स्ट ड्रिल है। द डायमेंशन ऑफ फोर्सेस। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है?
तो फोर्स एम ए होता है, एम एस ए एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायरेक्शन, कौन सा पेयर है जिसमें डायरेक्शन सेम होती है? फोर्स और एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ यही बताता है ना आपको कि फोर्स और एक्सेलरेशन, जितनी फोर्स लगे उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन एंड डिक्रीजिंग द इंपल्स, इंपल्स जो टक्कर होती है उस टक्कर का टाइम रिड्यूस कर देता है जो मोटरसाइकिल का हेलमेट होता है। हमारे पास नेक्स्ट ड्रिल जो है वो हमारे पास पेज नंबर 162 पे है। टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन, तो फर्स्ट लॉ भी एक्सप्लेन नहीं करता, सेकंड भी नहीं करता, तो मोमेंटम उसमें सेम रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज द करेक्ट ऑप्शन। द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दी जाए और रॉकेट ऊपर मूव करेगा तो जो उसकी फोर्स लग रही होगी वो कांस्टेंट होगी। अभी तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रही होती है, तो थ्रस्ट कांस्टेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो जो आप ऊपर जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है। सही, तो जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दें तो थ्रस्ट जो है, जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड। जब भी कोई चीज नीचे गिर रही हो तो वो जो 2 सेकंड के अंदर अगर नीचे गिरे तो कितना आपके पास जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। S डिस्टेंस है, VI जब चीज मूव करना शुरू करती है तो 0 मल्टीप्लाई T, 1/2 जब चीज नीचे की तरफ गिरती है तो फॉलिंग का उसमें वर्ड इस्तेमाल किया है। जब नीचे आप गिरते हैं तो 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है और टाइम उसमें का है 2 सेकंड। तो ये S इज इक्वल टू 1/2, ये तो 0 हो गया, 9.8 और ये हो गया 4। तो S इज इक्वल टू 9.8, 2 4 के साथ डिवाइड हो गया तो ये 2 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई करें आप 9.8 के साथ तो ये आपके पास 19.6 हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 19.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट इन द स्पेस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ। गैसेस पीछे की तरफ आती हैं, रॉकेट आगे की तरफ जाता है, तो एक्शन और रिएक्शन थर्ड लॉ आपके पास यूज होता है। उसके बाद है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t, ये आपके पास होता है डियर कैडेट्स मोमेंटम का फार्मूला। फिर इसी पेज के ऊपर नेक्स्ट पेज पे ड्रिल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बुलेट फायर फ्रॉम गन प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकती है, फुटबॉल की किक या बेसबॉल की शॉट प्रोजेक्टाइल हो सकती है, लेकिन गुब्बारा जिसमें गैस भरी हुई हो वो प्रोजेक्टाइल नहीं होता क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर जा रहा होता है। प्रोजेक्टाइल तो पैराबोला में मूव करती है। ट्रेजेक्टरी और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, पैराबोला आपके पास ये होता है, यहाँ से आप, ये जमीन है, यहाँ चीज को शूट किया तो ये जो हाफ सर्कल बनता है आपके पास, ये हाफ से भी कम, ये पैराबोला होता है। एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, तो वो आपके पास फार्मूला याद होगा, R इज इक्वल टू VI स्क्वायर डिवाइड बाय G sin 2 थीटा। ठीक है, तो ये इस फार्मूले से रेंज आपके पास भी मेजर होती है, तो रेंज का भी यही फार्मूला है और इसी से आपको पता चलता है कि रेंज मैक्सिमम 45 पे होती है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 एंड 60 आर, 30 डिग्री पे रेंज और 60 पे, एक दफा 30 लगाएं तो भी जवाब वही आएगा, एक दफा 60 लगाएं तो भी जवाब वही आएगा। 30 और 60 पे हमेशा रेंज जो है वो आपके पास बराबर होती है। आपको कुछ प्रैक्टिस दी गई है जो कि आपने खुद करनी है और इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड तभी होंगे जब आप ये करेंगे और मुझे पता चलेगा कि आप क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो मुझे अंदाजा होगा कि ये काम आपने किया है या ये काम आप कर रहे हैं जो आपको होम असाइनमेंट दी जा रही है। स्वीट कैंडीज भी आपने करनी है खुद से और जो आपको ये प्रैक्टिस दी जा रही है ये भी आपने खुद से ही मुकम्मल करनी है। तो डियर कैडेट्स, आज के लिए यही 2 आपके पहले चैप्टर्स थे, इसके नोट्स जो है वो आपको ऑलरेडी मुहैया कर दिए गए हैं। आपने अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करनी है और ये तैयारी आपके अपने फायदे के लिए है। फर्स्ट ईयर क्लास को बेनिफिशियल हो सकती है ये प्रिपरेशन अगले ही साल, क्योंकि सीरीज मैंने आपको बताया था नस जो है वो सीरीज 1 सीरीज 2 के टेस्ट लेता है और सेकंड ईयर खास तौर पे जो है उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है, ये आपके अपने फायदे के लिए। आपने इतनी मेहनत किया, आपने इतने साल जो है वो
लगाए हैं, तो ये आपके पिछले जो सारी एजुकेशन है कई सालों की, उसका निचोड़ अब आना है। तो ये आपके अपने लिए, आपके पेरेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। हमने जो एफर्ट करनी थी वो मुकम्मल कर दी है, अब इसमें करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए करना है। तो इस वजह से अच्छे से तैयारी करें, जो चीज़ आपको दी जाए उसे मुकम्मल तैयार करें। जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।